series of basics of interpretation of statutes. In this video, we'll talk about harmonious rule. Now, harmonious construction arises out of the word harmony. Let's understand it with an example. Now, अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई है and to bring harmony or agreement between the two, it is necessary that the terms of both the people should be considered and agreed upon. अगर एक इंसान की टर्म्स एंड कंडीशंस को माना जाएगा देन द अदर विल नॉट कम इनटू एग्रीमेंट एंड द हार्मनी और पीस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड. और यही कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं दो लॉज के बीच में, जहां पे दो लॉज की प्रोविजन या एक लॉ की दो प्रोविजन आपस में ऐसी बात कर रहे हो जो एक दूसरे के इन कॉन्ट्रडिक्शन हो. नाउ टू रिजॉल्व दैट कॉन्ट्रडिक्शन हार्मोनियस रूल इज अप्लाइड. हार्मोनियस रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि अगर दो प्रोविजंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो दोनों को ऐसे इंटरप्रेट करना है कि दोनों ही प्रोविजंस अप्लाई हो. हमें ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं देनी है जिससे एक प्रोविजन अप्लाई हो जाए और जो दूसरी प्रोविजन है वो रिपील या नलीफाई हो जाए. ऐसा इसलिए क्योंकि लेजिस्लेटिव भी एक लॉ से दूसरे लॉ को नलीफाई या रिपील नहीं करेगा अनलेस इंटेंशन इज एक्सप्रेसली गिवन. इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. आईपीसी की रेप प्रोविजन की एक एक्सेप्शन थी जो कि है मैरिटल रेप. प्रोविजन में है कि अगर वाइफ अबव 15 ईयर्स है और रेप करने वाला उसका हस्बैंड है, इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस. इसे कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ मैरिटल रेप. नाउ सेकेंड लॉ है हमारे पास पोक्सो एक्ट जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूजेस एक्ट. ये लॉ बोथ बॉय एंड गर्ल पे एप्लीकेबल है और इसमें इफ द चाइल्ड इज बिलो 18 ईयर्स एंड सेक्शुअल एक्ट इज कमिटेड विद द चाइल्ड देन दैट इज मेड पनिशेबल. इसमें ऑफेंडर चाहे हस्बैंड हो, रिलेटिव हो या कोई स्ट्रेंजर हो, ये मैटर नहीं करता. अब एक केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में इन 2018 जहां पर उन्होंने कहा कि एक साइड तो हमने पोक्सो एक्ट अप्लाई किया है जहां पे ऑफेंडर चाहे हस्बैंड है या कोई स्ट्रेंजर है ये मैटर नहीं करता और विक्टिम अगर बिलो 18 ईयर्स है उस केस में ये ऑफेंस है. बट आईपीसी प्रॉब्लम थी रेप ऑफ अ गर्ल अबव 15 ईयर्स एंड अप टू 18 ईयर्स बिकॉज अबव 18 ईयर्स देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों ही लॉज पार्लियामेंट ने इनेक्ट किए हैं और दोनों को हमें ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि दोनों को ही अप्लाई किया जाए. अगर वो पोक्सो एक्ट को अप्लाई करेंगे उससे क्या होगा, मैरिटल रेप का जो एक्ट है वो ऑफेंस बन जाएगा जो जुडिशरी की पावर में नहीं है. बिकॉज किसी भी एक्ट को ऑफेंस बनाना पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी का नहीं. तो जुडिशरी ने दोनों ही प्रोविजंस को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करते हुए कहा कि जो एक्सेप्शन 2 ऑफ मैरिटल रेप है उसको हम वहाँ पे जो एज 15 ईयर्स है उसको हम अब 18 ईयर्स रीड करेंगे. इससे क्या हुआ कि अब अगर लड़की अबव 18 ईयर्स है एंड द ऑफेंडर इज हस्बैंड ओनली इन दैट केस इम्यूनिटी इज गिवन एंड इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रेप. अगर वाइफ की एज बिलो 18 ईयर्स है और ऑफेंडर चाहे हस्बैंड है इवन इन दैट केस द एक्ट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस. तो कोर्ट ने ना तो मैरिटल रेप की प्रोविजन को खत्म किया ना ही पोक्सो एक्ट को, रेदर दोनों को ही हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करते हुए दोनों को ही मीनिंग ग्रांट किया. और इसी प्रोविजन को अब लेजिस्लेचर ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 में इंकलकेट किया है जहां पे एज ऑफ वाइफ को 18 ईयर्स बताया है ना कि 15 ईयर्स. ये केस था इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट. नाउ द नेक्स्ट केस इज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जहां पे एक प्रोविजन में कहा गया कि अगर लेबर ट्रिब्यूनल ने कोई अवार्ड पास किया है देन दैट अवार्ड विल बिकम फाइनल ओनली इफ द सेम इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. लेकिन उसी की एक प्रोविजन कहती है कि अगर अवार्ड से पहले अगर कोई सेटलमेंट हुई है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय इन दैट केस दैट सेटलमेंट विल अप्लाई एंड नॉट द अवार्ड. अब केस में क्या हुआ कि लेबर ट्रिब्यूनल ने अवार्ड पास किया और गवर्नमेंट को सेंड कर दिया फॉर पब्लिकेशन. बट बिफोर पब्लिकेशन ओनली सेटलमेंट अराइज होगी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. अब इश्यू अराइज हुआ कि क्या अवार्ड को इफेक्ट दिया जाए या सेटलमेंट को. इस केस में कोर्ट ने दोनों ही प्रोविजन को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करते हुए कहा कि अगर सेटलमेंट आफ्टर द पासिंग ऑफ द अवार्ड एंड बिफोर पब्लिकेशन अगर हुई है इन दैट केस सेटलमेंट विल बी गिवन इफेक्ट. अगर सेटलमेंट आफ्टर पब्लिकेशन है इन दैट केस अवार्ड विल बी गिवन इफेक्ट बिकॉज तब तक वो क्या हो चुका है, फाइनल हो चुका है. Now, by giving such interpretation, the court upheld both the provision of the Industrial Dispute Act. अगर हम हार्मोनियस रूल के बेनिफिट्स की बात करें then it will help to uphold the legal intent and secondly to remove the confusion which arises because of the two contradictory provisions of the law.
बट अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, इन दैट केस इस लॉ को क्रिटिसाइज किया जाता है टू क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन। सेकेंडली, जहाँ पे लेजिस्लेचर एक्चुअली एक लॉ से दूसरे लॉ को रिपील या नलीफाई करना चाहता है, वहाँ पे कोर्ट हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करके दोनों ही रूल्स को अप्लाई कर देती है और किसी भी रूल को नलीफाई या रिपील नहीं करती। उन केसेस में हार्मोनियस रूल क्रिएट्स मोर इनजस्टिस देन द जस्टिस। Despite all these advantages, harmonious rule is widely used by the courts for the interpretation of the law. If you like this video, please subscribe to the channel. If you want to learn more about any rule or any concept of interpretation, then please put it in the comment box.